हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजेसी थर्ड जियोग्राफी यूनिट वन के बारे में। तो यूनिट वन में जो जो पढ़ना है उसको कंप्लीट करेंगे। यूनिट वन को पहले सब्जेक्टिव देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद यूनिट वन से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एमजेसी थर्ड में जियोग्राफी पेपर में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी को पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेजर थर्ड और मेजर फोर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके हर एक यूनिट को पढ़ाएंगे एमजेसी थर्ड जियोग्राफी को। तो आज के वीडियो में हम यूनिट वन को कवर करने वाले हैं, एमजेसी थर्ड के जियोग्राफी यूनिट वन को कवर करने वाले हैं। पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट वन मेनली क्या पढ़ना है एमजेसी थर्ड में। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल का अर्थ और दायरा। तो चलिए देखते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ और दायरा, जिसके अंतर्गत गतिविधियों की अवधारणा और वर्गीकरण देखेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ। सबसे पहले क्या है आर्थिक भूगोल का अर्थ। तो आर्थिक भूगोल का क्या अर्थ होता है, क्या है आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ। तो आर्थिक भूगोल के अर्थ के अंतर्गत देखिएगा, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है आर्थिक भूगोल? मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों के वितरण जो विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों के वितरण, संगठन और उन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन करती है। क्या कर रहा है आर्थिक भूगोल? मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों के वितरण, संगठन और उन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन करती है। इससे यह समझने की कोशिश की जाती है कि संसाधन उत्पादन और खपत किस प्रकार स्थानिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के बीच क्या संबंध होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों के वितरण, संगठन और उन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन करती है। इसे यह समझने की कोशिश की जाती है कि संसाधन उत्पादन और खपत किस प्रकार स्थानिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के बीच क्या संबंध होता है। तो हो गया आर्थिक भूगोल का विभिन्न तीन गतिविधियां कितना होता है, तीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो चलिए देखते हैं आगे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, भौगोलिक स्थान और अन्य कारक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास। चलिए अब इन कारकों के अनुसार ही होता है। किन कारकों के अनुसार होता है? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विकास। उदाहरण के लिए जलवायु, भौगोलिक स्थान और अन्य कारक आर्थिक गतिविधियों का प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विकास इन कारकों के अनुसार ही होता है। इसके अलावा क्या है, देखिए इसके अलावा आर्थिक भूगोल यह भी अध्ययन करती है कि वैश्विक स्तर पर कैसे आर्थिक गतिविधियों का वितरण होता है, जैसे कि किस क्षेत्र में कौन से उद्योग पनपते हैं, किस प्रकार के व्यापारिक संबंध बनते हैं और किन कारणों से कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं। अतः अब इसका निष्कर्ष क्या है? अतः आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधियों का संगठन और वितरण किस प्रकार से समाज और पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, और इससे संबंधित जटिलताओं को समझने के लिए यह एक क्या है, ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट आने दीजिए, कहाँ पे आ गया ये, हाँ क्या था, हम लोग कहाँ थे। तो देखिए, हाँ, अतः आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधियों का संगठन और वितरण किस प्रकार से समाज और पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, और इससे संबंधित जटिलताओं को समझने के लिए एक आवश्यक अध्ययन क्षेत्र है। कौन? आर्थिक भूगोल। तो चलिए आर्थिक भूगोल की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं।
तो आर्थिक भूगोल एक विशेष प्रकार का भूगोल है जो आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण यानी कि जियोग्राफिकल वितरण और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। यह क्षेत्र आर्थिक प्रक्रियाओं और स्थानिक संरचनाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि क्यों और कैसे आर्थिक गतिविधियां विभिन्न स्थानों पर घटित होती है और उनका समाज, पर्यावरण और स्थानिक संरचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। अब है आर्थिक भूगोल की अवधारणा के मुख्य बिंदु। तो आर्थिक भूगोल की अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो पहला देखिए स्थानिक वितरण। पहला क्या है, स्थानिक वितरण यानी कि स्पेशियल स्थानिक वितरण। तो चलिए स्थानिक वितरण के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इस बात का अध्ययन करता है कि इसके अंतर्गत क्या है, स्थानिक वितरण के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इस बात का अध्ययन करता है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे कि कृषि, उद्योग व सेवाएं अलग अलग स्थानों पर कैसे वितरित होती है। ये कौन, इसका अध्ययन कौन करता है, स्थानिक वितरण के द्वारा होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या है, इसमें यह भी देखा जाता है कि स्थानिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, स्थलाकृति और परिवहन नेटवर्क इन गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए अब दूसरा स्थान और मानव क्रियाकलाप। स्थान और मानव क्रियाकलाप कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए यह अध्ययन करता है कि क्यों कुछ गतिविधियां जैसे कि निर्माण, व्यापार, खेती अवशेष स्थानों पर होती है और वे स्थान कैसे इन गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उद्योगों का स्थापित होना प्राकृतिक संसाधनों की निकटता पर निर्भर करता है, जबकि कुछ व्यापारिक गतिविधियां शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती है जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता होते हैं। और तीसरा है आर्थिक क्षेत्र और उनका परस्पर संबंध। आर्थिक क्षेत्र और उनके बीच संबंध क्या है, आर्थिक क्षेत्र और उनका परस्पर संबंध। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राथमिक कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राथमिक हो गया, प्राथमिक हो गया। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक के अंतर्गत क्या आएगा, उद्योग आएगा। तो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि ये विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परस्पर संबंध रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा प्राथमिक और माध्यमिक और आर्थिक क्षेत्र तीनों में परस्पर क्या है, संबंध है। तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि अगर तीनों में संबंध नहीं होगा तो तब तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीयक में अगर अथी नहीं हो, क्योंकि कृषि या खनन होगा नहीं तो उद्योग होगा कैसे, उद्योग नहीं होगा तो सेवा कैसे मिल पाएगा क्या। तो तीनों में तो परस्पर संबंध होना अति आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि ये विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परस्पर संबंध रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब चौथा है विकास और क्षेत्रीय असमानताएं। यह अवधारणा उन कारकों का अध्ययन करती है जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावित करते हैं। क्या, यह अवधारणा उन कारकों का क्या है, विकास और क्षेत्रीय असमानताएं के अंतर्गत यह अवधारणा उन कारकों का अध्ययन करती है जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावित करते हैं। यह समझने का प्रयास करती है कि क्यों कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक विकसित होते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन होता है। इस अध्ययन में आर्थिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। पांचवा है वैश्वीकरण और स्थानिक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन एंड स्पेशियल चेंजेस। तो वैश्वीकरण और स्थानिक परिवर्तन के अंतर्गत आर्थिक भूगोल में वैश्वीकरण के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक पुनर्गठन और उनकी वैश्विक नेटवर्क में भागीदारी को देखा जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियां कैसे बदलती है और इसका स्थानीय और वैश्विक प्रभाव क्या होता है। छठा है सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन। क्या है, सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन। तो आर्थिक भूगोल में सतत विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण है। क्या है, आर्थिक भूगोल में सतत विकास की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जिसमें यह देखा जाता है कि कैसे आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है कि पर्यावरण को नुकसान न हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण भी हो सके। यही यही बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण का अध्ययन भी शामिल है। अब तीसरा आते हैं, क्या है पॉइंट, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। तो आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये तो आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीय गतिविधियाँ और तृतीयक गतिविधियाँ। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे क्या? इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे ना? चलिए। तो प्राथमिक गतिविधियाँ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है? ये गतिविधियाँ पृथ्वी से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित होती है। क्या होता है प्राथमिक गतिविधियाँ? ये गतिविधियाँ पृथ्वी से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित होती है। एग्जाम्पल के लिए कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी। ये क्या है? ये सब क्या किस में आता है? प्राथमिक गतिविधियां में आता है। इसका महत्व क्या है? प्राथमिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था की नींव बनाती है, क्योंकि ये कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो प्राथमिक गतिविधियों से ही होती है, जैसे कृषि से हो गया, खनन से हो गया। तो ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? नींव होता है। तो यहीं से तो शुरू होता है अर्थव्यवस्था। तो क्या है प्राथमिक गतिविधि का क्या महत्व है? यह क्या है? अर्थ किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या है? नींव होती है। न्यू प्रारंभ यहीं से होता है। तो पहला क्या है? प्राथमिक गतिविधियाँ, ठीक है। दूसरा है माध्यमिक गतिविधियाँ, मतलब अब जो कच्चा माल आया उसको उसको क्या करना है? उसको नए नए सामानों में, नए नए आकारों में तैयार करना है, नए नए वस्तुओं में उसको तैयार कर देना है। परिभाषा, ये गतिविधियाँ कच्चे माल को प्रसंस्करण करके तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये गतिविधियाँ कच्चे माल को प्रसंस्करण करके तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती। एग्जाम्पल के लिए विनिर्माण, निर्माण उद्योग। महत्व, माध्यमिक गतिविधियाँ कच्चे माल के मूल्य जोड़ती है और उन्हें समाज के लिए उपयोगी उत्पादों में बदलती है। देखिए, अब जो प्राथमिक गतिविधियों के दौरान जो खनन होता है, तो खनन होता है तो वो तो कोई किसी काम का नहीं है, खनन तो है, लेकिन उसको काम लायक बनाया जाता है। तो वो क्या तो वो कहाँ बनाया जाता है? माध्यमिक गतिविधियों के द्वारा क्या किया जाता है? उस वो जो खनन किया गया वस्तु होता है उसको कैसे कैसे काम में लाना है। जैसे कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम डायरेक्ट तो अंदर से पेट्रोल निकलता नहीं है। खनन किया जाता है तो बहुत सारा उसमें खनिज निकलता है, तो उसमें से अलग अलग करके क्या किया जाता है? अलग अलग तेल बना दिया जाता है। किरासन तेल अलग हो जाता है, उसमें से डीजल अलग हो जाता है, और रिफाइनिंग करके और उसमें से पेट्रोल भी अलग हो जाता है। तो डायरेक्ट तो पेट्रोल निकलता नहीं है। तो इससे ही साबित हो जाता है कि प्राथमिक के बाद मध्यम गतिविधि का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोनों में संबंध भी हो गया, क्योंकि अगर वो खनन नहीं करेगा तो माध्यमिक गतिविधियों को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल कहाँ से अलग कर पाएगा? तो यही महत्व है। तो महत्व क्या है? माध्यमिक गतिविधियाँ कच्चे माल में मूल्य जोड़ती है और उन समाज के लिए उपयोगी उत्पादों में बदलती है। अब है तीसरा, तृतीयक गतिविधियाँ। तो तृतीयक गतिविधियाँ को सेवा के क्षेत्र से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और माध्यम को क्या कहा, और माध्यमिक गतिविधि को क्या कहता है? तो विनिर्माण भी कहा जाता है। तृतीय गतिविधियां मतलब सेवा, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब सेवा है। तो इसको सेवा, परिभाषा, ये गतिविधियां सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती है, न कि वस्तुओं के उत्पादन से। तो तृतीय गतिविधियां वो होती है जिसमें ना ही खनन की प्रक्रिया होती है, ना ही खोजबीन की प्रक्रिया होती है, ना ही किसी वस्तु को बनाई जाती है। यह एकदम तैयार चीज होता है, जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र। जो भी सेवा दे रहे हैं वो सेवा क्षेत्र हो गया है। से तृतीय गतिविधि हो गया, यानी कि ये गतिविधियां सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होती है, न कि वस्तुओं के उत्पादन से। उदाहरण के लिए खुदरा, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। तो इसमें क्या है? तो ये तो सेवा दिया जा रहा है ना, हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, चाहे बैंक का जो स्टाफ होता है, बैंक का जो मैनेजर होता है, टीचर होते हैं, परिवहन, ये सब क्या है? ये सब तृतीय गतिविधियां हैं। निष्कर्ष अर्थ, तो आप समझ गए होंगे कि 3 गो गतिविधि होता है। एगो प्राथमिक गतिविधियाँ, एगो माध्यमिक का, एगो तृतीयक। तृतीयक को सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और प्राथमिक को किस नाम से जाना जाता है? कृषि के नाम से जाना जाता है, और कृषि और खनन के नाम से। और माध्यमिक गतिविधि को क्या नाम से जाना जाता है? उद्योग, उद्योग और विनिर्माण के नाम से।
तो चलिए निष्कर्ष क्या है, आर्थिक भूगोल वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के वितरण और संगठन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत करके हम विभिन्न स्तरों पर अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान संसाधन आवंटन, क्षेत्रीय विकास और सतत आर्थिक प्रथाओं के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब आते हैं आर्थिक भूगोल का देखिए, तो यही था यूनिट 1 में, यही पढ़ना था आपको। तो आपको बता दिए क्या था यूनिट 1 में। देखिए तो जो जो था टॉपिक उसको हम बता चुके हैं। गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों की अवधारणा, वर्गीकरण, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो यूनिट 1 में मेनली यही पढ़ना था। तो चलिए थ्योरी देख लिए, अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यूनिट 1 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है। तो आर्थिक भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक स्थल रूप, जनसंख्या वितरण, आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा। आर्थिक, देखिए आर्थिक भूगोल से यही पता, आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि आर्थिक गतिविधियों का ही बारे में ही पढ़ना होगा उसमें। तो आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है। तो आर्थिक भूगोल जो है किस भूगोल की शाखा है। तो आर्थिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल की उपशाखा है या क्षेत्रीय भूगोल। तो यह किसकी शाखा है, मानव भूगोल की उपशाखा, यानी कि दो का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव भूगोल की उपशाखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक भूगोल का संबंध मुख्यतः किससे है। तो आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है, मानव एवं उसकी आजीविका से, मानव एवं उसकी आजीविका से। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि किससे, देखिए प्राथमिक गतिविधि आप लोग समझ गए होंगे। प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत क्या होता है, कच्चा माल और खनन किया जाता है, कृषि किया जाता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या है, उद्योग तो मध्यम हो गया, माध्यमिक हो गया क्या, यानी द्वितीयक गतिविधियाँ हो गया। तो इसमें देखिए वस्त्र उद्योग होगा नहीं, बैंकिंग तो हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया यानी तृतीयक क्षेत्र हो गया। परिवहन भी सेवा क्षेत्र होता है, तो परिवहन क्या होगा, तृतीयक होगा। अब बचा कृषि, तो कृषि ही तो है जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक गतिविधि में क्या आता है, कृषि, यानी कि 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, खनन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। खनन क्या है, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक गतिविधियां है। तो खनन किस प्रकार की गतिविधियां हैं, तो प्राथमिक गतिविधियां, यानी कि 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाली गतिविधि क्या कहलाती है। जब कच्चा माल होता है वो दूसरे फेज में क्या होता है, उसका माल, उसको तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, मतलब उससे नया नया वस्तु बनाया जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो द्वितीयक गतिविधियां कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक गतिविधि। तो यानी 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि। तो उद्योग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां है, तो ये द्वितीयक है। उद्योग हो गया, निर्माण का क्षेत्र हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक द्वितीयक गतिविधियां होता है। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो परिवहन एवं संचार किस वर्ग गतिविधि। तो परिवहन और संचार क्या है, एक प्रकार का सेवा है। तो सेवा किस में आता है, सेवा तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक गतिविधियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक गतिविधि में आती है। तो बैंकिंग सेवा क्या है, बैंकिंग भी एक प्रकार का क्या होता है, बैंकिंग सेवा ही होता है। तो सेवा किस में आता है, तृतीयक में, यानी कि 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी तृतीयक गतिविधि है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन तृतीयक गतिविधि है। देखिए पहला ऑप्शन आपका दे रहा है, क्या दे रहा है, खेती, कपड़ा उद्योग, शिक्षा, मत्स्य पालन। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी तृतीय गतिविधि या कौन सा गतिविधि होता है जो सेवा प्रदान करता है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा सेवा प्रदान करता है, एक प्रकार का सेवा है। तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक भूगोल में स्थान का क्या महत्व है। तो आर्थिक भूगोल में स्थान का क्या महत्व है। तो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जब आर्थिक स्थान ही नहीं रहेगा तो क्रिया क्रिया कैसे प्रभावित होगा। तो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए 11 का ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, कार्य के प्रकार के आधार पर, कार्य के प्रकार के आधार पर। चलिए तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
12 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मछली पकड़ना किस प्रकार की गतिविधि है? तो मछली पकड़ना क्या हो गया? वानिकी किस में आता है? तो प्राथमिक में आता है, तो प्राथमिक हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक भूगोल का दायरा किससे संबंधित है? तो आर्थिक भूगोल का दायरा किससे संबंधित होता है? सभी आर्थिक गतिविधियों से, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों से संबंधित होता है। चलिए तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव द्वारा प्रकृति के प्रत्यक्ष उपयोग को क्या कहते हैं? तो मानव द्वारा प्रकृति के प्रत्यक्ष उपयोग को क्या कहते हैं? प्राथमिक गतिविधि। प्रत्यक्ष मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जो जो मिला उसी का इस्तेमाल कर दिए, तो क्या कहलाता है? प्राथमिक गतिविधि कहलाता है। चलिए 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर, आर्थिक भूगोल में कौन सा प्रश्न प्रमुख है? आर्थिक भूगोल में क्या महत्व है? कहाँ, क्यों, कैसे? तो सभी महत्व है, तो सभी हो गएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर, व्यापार किस प्रकार की गतिविधि? व्यापार क्या है? तो व्यापार एक प्रकार का सेवा ही है, तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए तृतीय गतिविधि हो जाएगा, क्षेत्र बोलिए चाहे गतिविधि बोलिए, बात वही है। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक भूगोल का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक भूगोल का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, वन उत्पादन किस गतिविधि में आता है? तो वन उत्पादन किस में आएगा? वन उत्पादन किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा, तो प्राथमिक गतिविधि आ जाएगा। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्या है? एक सेवा है, तो सेवा किस में आता है? तृतीयक में आता है, तो तृतीयक हो जाएगा। तो यही था आज का सेशन, जो आज के वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 को कवर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में एमजेसी थर्ड जियोग्राफी यूनिट 2 को देखेंगे, एक एक करके हर एक यूनिट को देख लेंगे। यूनिट 1 इसी प्रकार है, तो यूनिट 1 आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आप यूनिट 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।